हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से रहते हुए हर सब्जेक्ट को एनालिसिस कर रहे होंगे, उस पर प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को भावहीन एक तरीके से शब्दों में बयान न करने वाली जो दुखद घटना उड़ीसा में घटी है, 3 ट्रेनें आपस में टकराने से बहुत सारे लोग जो है काल के गाल में समा गए। उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। तो हम लोगों की तरफ से कुछ क्षण के लिए उनको विशेष श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, भारत में ये जो घटना घटी है, ये एक टेक्निकल फॉल्ट के रूप में है या मैनुअल है, इसकी तो पुष्टि बाद में होगी। किंतु बहुत ही दुखद घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना। और इस तरीके की घटना नहीं घटनी चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी देश में, किसी भी कंडीशन में। तो यह रेल विभाग की कहीं न कहीं इसमें कमी उजागर हो रही है कि इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं, हज़ारों ज़िंदगियां जो है एकदम से निष्क्रिय हो चुकी हैं, या तो वो इस कदर बन गई हैं कि अब उनका कोई यूज़ नहीं हो सकता, और या तो वो एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरीके से जो मानवीय आपदा आई है उसके लिए बहुत बहुत दुख। तो फ्रेंड्स, आज तो संडे है, आज तो आर्टिकल है नहीं, लेकिन कल का पेपर हमारे यहाँ नहीं आया था और कल का पेपर आज आया है हमारे यहाँ। तो हुआ क्या कि जैसे द हिंदू में एडिटोरियल में कल का जो एडिटोरियल था, यानी कि जो हम आज पढ़ा रहे हैं, इसमें 2 घटनाओं का बहुत विशद वर्णन दिया गया है। एक क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर, यानी कि एक महत्वपूर्ण मोड़ मणिपुर में, और ये पूरी की पूरी मणिपुर में आपका जो डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। और ये जो नीचे का आर्टिकल है, नीचे का आर्टिकल कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कार्बन प्रॉब्लम, ये जो आर्टिकल है ये इतना टफेस्ट भाषा में लिखा गया है, इतना ज़्यादा टफेस्ट भाषा में इसको लिखा गया है फ्रेंड्स कि अगर कोई नॉर्मल, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसको केवल पेपर के माध्यम से, इस जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कार्बन प्रॉब्लम, इस घटना का जो उल्लेख किया गया है, अगर आप इसको केवल और केवल पेपर के माध्यम से समझना चाहोगे तो किसी भी कीमत पर नहीं समझ सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है कि आप पेपर के दम पर इस घटना को समझ जाओ। और द हिंदू की ये एक बहुत ख़ासियत होती है कि जो जिस रूप में रहता है उसी को उठा करके वो रख देता है। थोड़ा सा इसमें द हिंदू को सुधार करना चाहिए कि लोग पढ़ते हैं, और यह इतनी टफेस्ट भाषा में इसको लिखा गया है, इतनी ज़्यादा टफेस्ट भाषा में इस बात को लिखा गया है कि मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इस विषय की बहुत ही गहराई से प्रोब नहीं करेंगे, छानबीन नहीं करेंगे, तब तक इस पूरे आर्टिकल को समझ सकते हैं। और इस आर्टिकल में है कुछ नहीं, सिंपल सा एक रूल है CBAM का, जो यूरोपियन यूनियन संघ के द्वारा लगाया जा रहा है, या यूरोपियन यूनियन संघ के द्वारा उसको लगाया जा चुका, लगाने की बात कही जा रही है। और इसमें जो भारतीय आयातक हैं, यानी कि एक तरीके से जो भारत में आयातक होते हैं, यानी कि भारत जो भारत जो निर्यात करता है कार्बन गहन उद्योगों की, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उस पर एक तरीके से शुल्क लगाना एक समान रूप से। इतनी सी बात को इतने टफेस्ट लैंग्वेज में लिखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। भले ही यह प्रोफेसर हों या कुछ भी हों, अपनी बात को जब भी आप रखें तो एक नॉर्मल तरीके से रखें, एक सिंपल तरीके से रखें, सिंपल लैंग्वेज में रखें, ताकि सामने का जो पर्सन है, आप क्या बोल रहे हैं उस बात को समझ में आ जाए। और ये जो आर्टिकल ये महानुभाव, 2 महानुभावों ने लिखा है, बाय गॉड आप एक बार पढ़िए इन आर्टिकल्स को, और जब तक आप इसकी छानबीन तह तक नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इस आर्टिकल को बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको समझना होगा, और उसको मैं सावधानीपूर्वक ही समझाऊंगा। बगल के जो 2 आर्टिकल हैं, एक रीसेट टाइम है, ये अभी जो GST का रेवेन्यू कलेक्शंस हुआ उसके विषय में है, और ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, जो अभी वर्तमान समय में फैल रहा है, उसके विषय में यहाँ पर ओपिनियन रखा गया है कि वह गुड है या बैड है।
तो आइए हम लोग अपना जो आर्टिकल का प्रोग्राम है उसको लेकर के चलते हैं, उस पर अपनी अपनी जानकारी को रखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आपको पता होगा एज़ यू नोन दैट कि जो मणिपुर की घटना है फ्रेंड्स, मणिपुर की घटना में क्या हो रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो इस समय मणिपुर है वह बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा होने का मतलब ये है कि इस समय जो मणिपुर में कंडीशन चल रही है, मणिपुर की बात जो की जाती है कि वहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मणिपुर में कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वह किनके बीच हो रही है और उस हिंसा के पीछे की वजह क्या है। हालांकि पिछले दिनों अमित शाह मणिपुर में गए थे, उन्होंने जुडिशियल कमेटी का गठन किया कि इसकी जांच की जाए कि कारण क्या है। देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मणिपुर में जो जनजातियां रहती हैं वो कितने टाइप की हैं, ये अलग विषय है। वहाँ पर जो मुख्य लड़ाई का विषय है वो क्या है, वहाँ पर फ्रेंड्स दो कम्युनिटी रहती है। एक चिन कुकी मिजो जूमी, यह पहाड़ी जनजाति है, और मणिपुर में जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो 30% लगभग ये रहते हैं। कौन सी? कुकी मिजो जूमी। यह जो है मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर जितने भी पहाड़ी स्टेट हैं सब में ये रहते हैं। ये एक जाति समूह है और इनके अंतर्गत और भी बहुत सारे हैं। दूसरा, पूरे स्टेट में जिनका सबसे ज़्यादा जनसंख्या में योगदान है, जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, मिताई समुदाय है और इन्हीं के साथ गवर्नमेंट है। तो मिताई समुदाय 53% रहते हैं। और भी जो जनजातियां हैं वो भी हैं, जैसे नागा हो गए, तो वो सब भी हैं। नागा लगभग 16 से 20% के एबव हैं। तो इस हिसाब से मणिपुर की जो डिवाइडेशंस है वो है। अब इसमें संघर्ष क्या हो रहा है, ये मिताई समूह और ये चिन कुकी मिजो जूमी, इनके मध्य में संघर्ष हो रहा है। अब संघर्ष किस बात के लिए हो रहा है कि जो 10 विधायक हैं, 10 विधायक में से 7 विधायक रूलिंग पार्टी के हैं यानी बीजेपी के हैं। वो लोग एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है वो हिल ट्राइबल्स यानी कि जो पहाड़ी जनजाति हैं उनके अगेंस्ट है और वो सपोर्ट कर रही है मिताई समुदाय के कम्युनिटी की, यानी कि मिताई समुदाय को सपोर्ट करते हुए ये लोग कुकी मिजो जूमी की विरोध में हैं। ये 10 विधायकों का कहना है। इसलिए इन्होंने एक अलग प्रशासन की मांग की और जो अलग प्रशासन की मांग है वो मणिपुर में क्षेत्रीय अखंडता, सीमा सुरक्षा, ये राज्य के बाहर का विषय है, राज्य के बाहर है। कहने का मतलब ये है कि जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और सीमा सुरक्षा कहीं न कहीं इसको खंडित कर रही है अलग प्रशासन की मांग, और जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की जाती है वो राज्य कर नहीं सकता। यहाँ पर जो लिखा गया है राज्य के बाहर है वो इसी संदर्भ में लिखा गया है, क्योंकि राज्य के बाहर होने का मतलब है कि वो राज्य का विषय नहीं है। किसी भी, आपको पता होगा एज यू नोन दैट कि जो आर्टिकल 3 है वो केंद्र को पूरा का पूरा पावर देता है कि वो किसी भी कीमत पर कैसे भी, चाहे वो कुछ भी कंडीशंस हो, राज्य सहमत हो या ना हो, उससे जो है उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। 2 स्टेट को मिलाकर के एक स्टेट बना सकता है, एक ही स्टेट में एक अलग स्टेट बना सकता है, किसी भी तरीके से उसका सीमा चेंज कर सकता है। तो ये सेंट्रल का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये राज्य के बाहर है। और इनकी जो मांग है, किनकी मांग, मणिपुर की घटना के जो ये सेपरेट मांग की जा रही है, इनकी मांग को लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है। और यह जो मांग की जा रही है, जब बीजेपी सेंट्रल में थी, बीजेपी सेंट्रल का मतलब कि जब सन 2000 में बीजेपी और इसके गठबंधन की सरकार थी, तो वहाँ पर इसी तरीके की एक मांग की गई थी। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश और प्रादेशिक प्रदेश में जनजातीय समुदायों के द्वारा मांग की गई थी और ये 6ठी अनुसूची के रूप में अलग प्रशासन की मांग थी सन 2000 में बीजेपी और अलायंस के सामने। तो बीजेपी और अलायंस ने सीधे बीजेपी ने कह दिया कि ये एक गैर गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे में कोई भी दम नहीं है, ये एक तरीके की वैसे ही मांग है। और क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इनके पास जो केंद्र में गवर्नमेंट थी, इनके पास समर्थन नहीं था उस समय कि कुछ ये कर सकें। इनको अलायंस की गवर्नमेंट पे ये चल रहे थे, इनके पास कोई ठोस समर्थन नहीं था। लेकिन प्रेजेंट की कंडीशंस क्या है कि सेंट्रल में
और स्टेट में, दोनों में इनका ज़बरदस्त है। अब इस बात से, यानी कि जो मणिपुर की कंडीशंस है और एक अलग सेपरेट की मांग की जा रही है, उसमें उसमें क्या है कि संदेश और अविश्वास गहरा गया है। जीवन और जो भूमि का व्यापक क्षरण हो गया है, संपत्ति विनाश हो गई है, पहाड़ियों और घाटियों में जो आबादी है उसका व्यापक विस्थापन हो चुका है, और 3 मई के बाद से जो ये विभाजन है, दोनों पक्षों के खिलाफ हिंसा और जातीय सफाई पूरी तरीके से एक जनसांख्यिकी और भौगोलिक पृथक्करण में बदल चुका है। अलग प्रशासन की मांग जो है वो पूरी हो चुकी है, और इसको जो है ये राइटर कह रहे हैं कि पूर्व की स्थिति पर लौटना एक तरीके से हाब्सन की पसंद के रूप में देखा जा रहा है। तो और इस बात को जो है W.H. हैंगस्टिंग जो जनरल सेक्रेटरी हैं कुकी समुदाय के, द वायर में उन्होंने इस बात को बताया, द वायर के रिपोर्ट को बताया कि जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशंस की डिमांड है वो एक तरीके से पूरी हो चुकी है, और यह सब घटना व्यापक तौर पर घट चुकी है। इसलिए जो है इस पर एक और भी डिबेट करने की जो आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं एक संवैधानिक गियर की स्थापना। संवैधानिक गियर का मतलब कि जो संविधान में क्या बदलाव हो सकता है, यानी कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है और कैसे सेपरेट मांग को उचित ठहराया जा सकता है, उसका क्या और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर 3 संभावनाएं उसकी हो रही हैं। 3 संभावनाएं के विषय में यहाँ पर राइटर बता रहे हैं आपको कि जो ये सेपरेट मांग की जा रही है, और सेपरेट मांग को वैध ठहराया कैसे जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सेपरेट मांग के कारण क्या हैं, सेपरेट मांग कैसे वैध हो सकता है, कैसे अवैध हो सकता है, इसकी जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो तो पहले पूरी हो चुकी है। लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहले ये कि जो मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कुकी और जोगी, कुकी जोमी और नागा, ये 2 जो कम्युनिटी रहती है, अगर आप एक के लिए सेपरेट प्रशासन देते हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं कुकी जोमी जनजाति के लिए, तो वहाँ पर जो नागा ट्राइबल्स रहते हैं उन दोनों के लिए फिर आज अगर आप कुकी जोमी को दे रहे हैं तो कल नागा, क्योंकि कुकी जोमी को आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो जो घाटी का, जो पहाड़ी का क्षेत्र है, पहाड़ी का एरिया है, उसमें नागा और कुकी जोमी ये दोनों रहते हैं। तो इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो डिवाइड नहीं हैं। जहाँ पर ये रहते हैं, अगर ये एक साथ रहते हैं तो आपको सबसे बड़ी परेशानी होगी कि कितना एरिया किसका है। दूसरा, दोनों लोग अपने अपने समूहों का वर्चस्व कहेंगे, तो दोनों के लिए अलग प्रशासन की मांग प्रदान करना ये एक बाधा है नागा पक्ष की तरफ से। क्यों? क्योंकि नागा समूहों की अनिच्छा कि वे अपने संप्रभु नागालिज्म के तहत अपनी विशाल क्षेत्रीय परियोजना पर समझौता कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों, एक संभावना ये बनती है कि आप दोनों के लिए एक अलग प्रशासन प्रदान कर दें, लेकिन नागा क्यों समझौता करेंगे कि उनकी जो सीमा है, उनकी जो वर्चस्व है, उनका जो नागालिज्म है, उस पर अपनी विशाल क्षेत्रीय परियोजना पर वो समझौता करें। और इसके लिए राज्य और मिताई समुदाय द्वारा ये कट्टर विरोध किए जाते हैं। दूसरा, कुकी जोमी, ये अलग प्रशासन की मांग अगर इन पर होती है तो उन ज़िलों में जहाँ पर इनका प्रभुत्व है उनके लिए अलग प्रशासन की मांग की जा रही है। तो और नागा की मांग को, यानी कि जो नागा डिमांड करते हैं, उनका आप उचित ड्यूरेशन पर, उनकी जो प्रॉब्लम है, किस लिए मांग करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं, उनको जो है आपको उचित समय पर हल करना है। तो एक तो दूसरी संभावना ये है। अब आइए इसके तहत जो तीसरी संभावना है वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ये 2 संभावनाएं थी। दूसरी संभावना कि जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई को मालूम भी होगा कि जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है उसके पीछे क्या कारण होते हैं। एक प्रशासनिक सुविधा, एक आर्थिक व्यवहार्यता, यानी कि अगर स्टेट आर्थिक रूप से बहुत पुअर है और किसी एक पर्टिकुलर विशेष में खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और दूर दराज क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस आधार पर राजस्व किसी से बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी से कहीं पर बहुत कम पहुंच रहा है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर फ्लॉप है, कहीं पर बहुत अच्छा है, कहीं पर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पा रहा है। तो जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है वो प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर होता है।
और ये दोनों तो यहाँ पर पहले से ही कंप्लीट हैं। दूसरा, मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है जिला परिषद अधिनियम 1971, ये मौजूदा उपराज्य संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा इसके लिए संस्थागत और प्रशासनिक खाका पहले ही निर्धारित है, जहां जिला परिषदों की क्षेत्रीय सीमाएं मोटे तौर पर जाति सीमाओं के साथ मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दूसरा, 2016 में जो मणिपुर के मौजूदा 9 जिलों में से 7 नए जिले बनाए गए, और ये जो 7 नए जिले बने, इसने जिला परिषदों की क्षेत्रीय सीमाएं और जाति सीमाओं इसके ओवरलैप को और तेज गति से बढ़ा दिया। और तीसरा, जो फिरजावाल और चुराचंदपुर जिले हैं, वहाँ पर कुकी बहुसंख्यक हैं। ये जो इलाका है जहाँ पर ये फिरजावाल और चुराचंदपुर है, ये समृद्ध प्राकृतिक गैस बेल्ट, जहाँ असम आराकान बेसिन की पहाड़ी है, वहाँ पर ये बसे हुए हैं और उस पर ये बैठे हैं, मतलब वहाँ पर इनका निवास है, जहाँ पर ये बहुसंख्यक हैं असम आराकान बेसिन पर। ये एक अलग प्रशासन की मांग के लिए किसी भी आर्थिक गैर व्यवहार्यता के बारे में वैधानिक तर्क को इन संसाधनों की प्रभावशाली खोज और काम में लाने की उपयोग पूरा कर देते हैं। अगर आप ये कह करके, ये राइटर कहना चाहते हैं कि अगर आप ये कह करके इनको एक सेपरेट मांग देना चाहें कि प्रशासनिक रूप से ये जो है अलग मांग कर रहे हैं, प्रशासनिक तर्क लगाएं, वो तो आपने पहले ही पूर्ण कर दिया। 7 जिले बना करके जो सीमाएं ओवरलैप होती थी, मिलती थी, वो तो पहले से ही कंप्लीट है। दूसरा, जो आर्थिक तर्क अगर लगाना चाहें तो यहाँ पर जहाँ ये कुकी बहुसंख्यक हैं, यहाँ असम आराकान बेसिन पर गैस बेल्ट गया है, प्राकृतिक गैस बेल्ट, और उसको कैसे उपयोग में लाया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, तो उसकी खोज प्रभावशाली ढंग से उसको काम में लाने के लिए ये एक पूरा कर देते हैं आपके वैधानिक तर्क को। और कुकी जो बहुसंख्यक वर्चस्व वाले ज़िलों में सबसे बड़ी चीज़ की एक रणनीतिक एरिया है, वहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं, एक बेहियांग, एक मोरे। अलग प्रशासन की मांग एक सम्मोहक आर्थिक प्रस्ताव बना देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर्यात के लिए 2 प्रवेश द्वार, बोहियांग, मोरे, और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। दूसरा, एक आर्थिक व्यवहार्यता, ये जो प्राकृतिक बेल्ट है, तो कहीं न कहीं ये इकोनॉमिक प्रपोजल बना देता है। और इस ब्लूप्रिंट की जो चुनौतियां हैं, चंदेल, कामजोंग, टेंगनोपोल, ये ज़िले जो आबादी के मिश्रण से चिन्हित है, मतलब इसमें नागा भी हैं, कुकी भी हैं और तरह की जनजातियां हैं, ये आबादी के मिश्रण से चिन्हित हैं, और कुकी तथा नागाओं के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद देख रहे हैं। तो जो कुकी और नागा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अलग प्रशासन की मांग, नागा और कुकी के बीच क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं, कहीं न कहीं कल वो मुद्दा उठेगा। तो राइटर कह रहे हैं कि ये दुर्गम नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से दुर्गम नहीं कहा जा सकता, ये कठिन नहीं है। और कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भविष्य में अगर ये एक समायोजन तरीके से, मतलब कि मिल मिला कर के रहना, एक राजनीतिक छत के नीचे रहना, और अपनी स्वायत्ता जो है, क्षेत्रीय तथा गैर क्षेत्रीय स्वायत्ता का संयोजन तैयार किया जाता है, तो ये कठिन काम नहीं है। मतलब दोनों मिल करके आपस में रहने के लिए बाध्य किए जा सकते हैं, बाध्य नहीं, उनको रखा जा सकता है। दूसरा, जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता है, उसकी यथास्थिति बनाए रखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट मुद्दा है, क्योंकि जो मणिपुर प्रेजेंट में है, उसको आप कैसे जो है उसकी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे, इस पर राइटर कह रहे हैं कि मणिपुर की जो क्षेत्रीय अखंडता है, उसकी यथास्थिति, उसको बनाए रखना। राज्य और मेती समूह, जो राज्य है और मेती कम्युनिटी है, उस समूह की कठोर एकीकरण की स्थिति, ये जो है, ये दोनों कठोर एकीकरण की स्थिति अपना रहे हैं। इसकी कठोर तेज़ी की देखते हुए, यानी कि कठोर एकीकरण की स्थिति को तेज़ी से देखते हुए, आर्टिकल 371C, जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे कि आर्टिकल जो जनजातीय ज़िले हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, तो ये वही सब है। आर्टिकल 371C जिला परिषदों और आदिवासी भूमि अधिकारों के तहत मौजूदा उपराज्य संवैधानिक विषम व्यवस्थाओं को भंग करने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब ये जो पहले आदिवासी भूमि अधिकार हैं, लैंड राइट हैं, जिला परिषद हैं, उसमें जो उपराज्य संवैधानिक व्यवस्था है, पहले आप उसको भंग करिए। किंतु इसके लिए आप तब भंग कर सकते हैं जब आपको संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मतलब आप पहले संवैधानिक संशोधन करें, तब जाकर के इसको भंग करें। एवं मणिपुर की नियामक एवं राजनीतिक नींव पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी। यानी कि
ये जो यथास्थिति बनाने की आप बात कर रहे हैं। दूसरा, एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो मुद्दा है 371C, ये आप इसमें जो प्रावधान हैं उसको संशोधन करना होगा। उसके लिए आपको संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता। और जो मणिपुर की नियामक और राजनीतिक नींव, यानी कि जो मणिपुर का एरिया है, मणिपुर की संप्रभुता है, मणिपुर की जो राजनीतिक सीमा है, उसके लिए आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी। और कुकी जो समूहों की स्थिति शक्तिहीन उपराज्य, संवैधानिक विषम व्यवस्थाओं या मौजूदा मणिपुर राज्य के भीतर किसी भी राजनीतिक समाधान को स्वीकार नहीं करने की स्थिति बताती है। यानी कि आप पहाड़ी भूमि अधिकार जो है, ये सोचें कि आप पहाड़ी भूमि अधिकार को संशोधित कर दें, और उस पहाड़ी एरिया में कौन रहता है? कुकी। क्या जब आप इसमें संशोधन करोगे तो कुकी को ये मान्य होगा? किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होगा। कोई भी जो राजनीतिक समाधान है, आप भूमि को संशोधन करके नहीं हल कर सकते हैं, वो नहीं रहेगा। और जब भी आप भूमि को संशोधन करने चलेंगे तो ये गतिरोध जो है वो जारी ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? जब गतिरोध जारी रहेगा तो इसका जो बात है कि जो मणिपुर का जो प्रेजेंट टाइम में मणिपुर है, वो उसकी जो सोसाइटी है, कोकीजोमी और मिताई समुदाय, वो एक डीपली डिविडेंट रहेगा। डीपली मतलब बहुत गहराई से विभाजित रहेगा। और ऐसा कह रहे हैं, जब यहाँ पर जो है वहाँ यूरोपियन कंट्री का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं राइटर, की जो पूर्व में ऐसा लोकतंत्र की कमी के कारण जो पूर्वी यूरोपीय देश थे वो आपस में इसी तरीके से विभाजित हुए थे। लेकिन वो लोग आपस में फिर से फेडरलिज्म, और जब लोकतंत्र आया तो एक ही राजनीतिक छत के नीचे जो है रहने के लिए आपस में सहमत हो गए। तो इस तरीके से, हालांकि वो दूसरा मुद्दा है। तो मणिपुर की जो रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए बिना किसी तात्कालिक समाधान, कहने का मतलब ये है कि जो मणिपुर में लगातार टीका टिप्पणी की जा रही है, समाधान तो कुछ निकल नहीं रहा है। और बिना तात्कालिक समाधान के एक लंबा बहस विचार विमर्श हो रहा है। और इससे क्या होगा कि एक प्रतिस्पर्धी समूह जन्म लेगा। और ये जो जन्म लेगा प्रतिस्पर्धी समूह, राज्य की सीमा में परिवर्तन करने या विरोध करने के लिए जटिल तरीका अपना सकता है, उसे संरेखित हो सकता है। और जो ज्यूरिडिक्शन है इंडिया का, वो इस मुद्दे से अभी आउट है। अभी इस मुद्दे में अभी जो अमित शाह का निर्देश गया है कि हालांकि इसमें राइटर जो है यहाँ पर जो संविधान में राज्यों के अधिकार पर मांग किए थे, उनके लोकतांत्रिक अधिकार, उनके गठन को के.टी. शाह के द्वारा जो आर्टिकल 3 का मुद्दा असेंबली में डिबेट के दौरान उठाया गया था, कि उसमें जो बी.आर. अम्बेडकर हैं, उन्होंने इसको एक संवैधानिक लचीला तरीका, इसके प्रावधान को लोकतांत्रिक लचीला प्रावधान का तरीका बताया था। तो यहाँ पर जो है शाह के द्वारा प्लेस पावर और अथॉरिटी इन द सेंटर का तर्क दिया गया, यानी कि केंद्र में जो प्लेस पावर है, अथॉरिटी है, उसका तर्क दे दिया गया। तो इस तरीके से वहाँ पर के संथानम ने भी अपना तर्क रखा। इन्फ्लुएंस में जो कॉन्सेंट होता है, स्टेट होता है, कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट वुड लिवरेज, उसका इन्होंने तर्क रखा। तो इस हिसाब से बहुत सारी बहस हुई थी। तो लेकिन यहाँ पर जो डिबेट है, वर्तमान में डिबेट है, वो कोई तत्कालिक समाधान को निकाले बिना एक प्रतिस्पर्धी समूह को जन्म दे रहा है। तो इस हिसाब से कहीं न कहीं सीमा में वो जो है जटिल तरीका हो सकता है। और ये जो मुद्दा है, ये अभी भी अनसुलझा हुआ है। ये मुद्दा एक तरीके से अभी सॉल्व नहीं हुआ है और अनसुलझा मुद्दा है। तो इस पर अभी क्या बहस निकलेगा? अभी ज्यूडिशरी कमेटी गठित की गई है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। तो अभी आगे जो है इसकी जो जांच की जाएगी, वो क्या है क्या नहीं है, निकल करके आता है। मेरे ख्याल से या आप लोगों के विचार में इसका उचित समाधान क्या हो सकता है, वो आप लोग अपना इस पर थिंकिंग कीजिएगा कि एक मतलब राज्य की भी अखंडता बनी रहे और देश की भी अखंडता बनी रहे। तो इन दोनों से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर आप लोग 100 या 150 शब्दों में अपना लिखिएगा। फ्रेंड्स, ये तो पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल जो है CBAM के ऊपर है, जिसको मैंने अभी बताया कि बहुत टफेस्ट लिखा गया था।
ये सीबीएम है क्या, उसको देखिए मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। सीबीएम अभी हो क्या रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने जो भारत जैसे जो देश हैं, भारत है और भी जो देश हैं, वहाँ पर जो कार्बन गहन औद्योगिक प्रणाली है, जो कार्बन गहन औद्योगिक उत्पाद है, उसको जो है सीबीएम के तहत लाने का विचार रखा है। तो यह सीबीएम है क्या? सीबीएम जो है यहाँ पर सीबीएम को लेकर के जो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है यानी भारत, सीधा सीधा उस पर क्लेम किया है कि जो सीबीएम है यह गैर भेदभावपूर्ण है, यह भेदभाव है और यह भारत की जो इकॉनमी है, भारत की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उसको एकदम तरीके से पंगु बना देगा। भारत इस स्थिति को लेकर के एकदम डरा हुआ है। और दूसरा कि ऐसी कंडीशंस में भारत कह रहा है कि हम इसका मोटे तौर पर बार बार इसका विरोध करते हैं कि ये एक भेदभावपूर्ण है और इसके लिए हम डब्ल्यूटीओ में लेकर के चलेंगे, डब्ल्यूटीओ में मुद्दा इसको उठाएंगे। तो यह पूरी बात भारत के द्वारा कही गई। लेकिन भारत का जो आयात निर्यात है यूरोपियन यूनियन को, यहाँ जो भारत निर्यात करता है यूरोपियन यूनियन को, मुश्किल से किस चीज़ों का निर्यात करता है, जैसे कि आपको पता होगा आयरन का, स्टील का, एल्यूमिनियम का, ये बहुत सीमित निर्यात है। और ये कुल निर्यात का यूरोपियन संघ जो निर्यात करता है, कुल निर्यात का केवल 1.8% निर्यात करता है। तो ये पूरी की पूरी बात जो है निकल करके आती है। और ये जो मुद्दा है डिबेट्स है सीबीएम का, ये कहीं न कहीं पर्यावरण को एक पटल पर लेकर के आता है। यानी कि उन देश जो निर्यातक हैं, आयातक हैं, कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन गहन सिस्टम है, कार्बन गहन प्रणाली है, कार्बन गहन उत्पाद हैं, वो और उनके मध्य जो निर्यात आयात होता है, उनकी ट्रेडिंग व्यवस्था और पर्यावरण को संरक्षण करने के उपाय, पर्यावरण को संरक्षण करने का तरीका, ये तीनों जो है आपस में एक मेज पर लेकर के आते हैं। उसका सॉल्व क्या है ये हम लोग देखते हैं। सीबीएम है क्या? ये यूरोपियन यूनियन का मुख्य जो जलवायु परिवर्तन कानून है वो है, ईयू की क्लाइमेट लॉ है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ईटीएस को समझना होगा। ईटीएस क्या है? ईटीएस जो है इमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम है, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। इसको जो है ईयू के द्वारा 2005 में लागू किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है। और ये है क्या? ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म सिस्टम है, बाजार आधारित तंत्र है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले निकायों को आपस में इन उत्सर्जन को खरीदने और बेचने की अनुमति देकर जीएचजी उत्सर्जन को कम करना है। यानी कि जो बॉडी ग्रीन हाउस उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं उनके मध्य कम और ज़्यादा के आधार पर आदान प्रदान करके खरीदना और बेचना है, ताकि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ और बातें राइटर कह रहे हैं कि ईयू को जो है इस बात की चिंता हो रही है। यानी कि ईयू चिंती है, ईयू जो है यूरोपियन संघ चिंतित है, जबकि उसके पास डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एक मतलब घरेलू उद्योगों के लिए एक तंत्र है। तो फिर भी जो अन्य कंट्रियों से आयात होते हैं उसकी जो कीमत है वो एक सिमिलर वे में करना चाहता है, एक समान रूप से करना चाहता है। मेन बात ये है, चाहे उनके यानी कि जो आयातित देश हैं उनके यहाँ कठोर नीति के कारण या कम कठोर नीति के कारण जो कार्बन गहन वस्तुएं हैं वो उत्पादित हो रही हैं, और उनका जो आयात यूरोपियन संघ में होता है उनके लिए ये सिमिलर वे रखना चाहती हैं, जो प्राइस होता है वो रखना चाहती हैं। और ईयू की जो चिंता है वो ईयू कहता है कि इससे जो हमारा उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो डिसएडवांटेज में है। और इसका पीछा करने के लिए ईयू ने अभी तक जो ईटीएस के तहत फ्री अलाउंस यानी मुफ्त जो परमिट दी है, अब वो रिसीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि फ्री अलाउंस जो अब तक होता था वो अब शायद ऐसा ना करे। उसकी जो कार्बन गहन वस्तुएं होती हैं वो जांच के तहत आ जाएंगी, और जांच के तहत जब आ जाएंगी तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना कि ईयू को देना पड़ता था अपने उद्योगों को उत्पादन करने के लिए जो कार्बन गहन उत्पादन करती हैं। तो ईयू जो है कार्बन लीकेज यानी कार्बन रिसाव की भी चिंता से चिंतित है। और यह जो एप्लीकेशन होता है यानी कि ईटीएस के जो दावे होते हैं उसके तहत यूरोपियन फर्में जो हैं वो फर्में जो कार्बन इंसेंटिव सेक्टर्स की दिशा में काम कर रही हैं। और ऐसा है कि जो कार्बन इंटेंसिव दिशा में जो यहाँ की कंपनियाँ काम कर रही हैं यूरोपियन की, वो कंपनियाँ उस कंट्री में अपने फर्म को स्थापित कर देंगी जहाँ पर जो लो जीएचजी होता है, यानी कि जहाँ पर कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, उस दिशा में शिफ्ट करने की संभावना सोच रही हैं उन देशों में।
तो जो सीबीएम है उसका जो उद्देश्य है इस दलदल को संबोधित करना है और एक जो ईयू के इंडस्ट्री हैं, यूरोपियन यूनियन की जो इंडस्ट्री है उसको एक समतल पर, एक समान स्तर पर लेकर के आना है, वहाँ पर एक समान स्तर का खिलाड़ी बनना है। तो सीबीएम के अंतर क्या है कि जो सीबीएम के अंदर जो निश्चित उत्पादों का आयात होता है। अब यहाँ से आपको पूरा का पूरा समझना है, पूरा का पूरा जो है आपको लेकर के हम समझा रहे हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इधर देखिए, जो ये कार्बन गहन सीबीएम के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि जो ये सीबीएम आया है, सीबीएम के अंतर्गत जो कार्बन गहन उत्पाद हैं, कार्बन गहन उत्पाद जो विभिन्न देशों से आयातित हो रहे हैं ईयू के भीतर, इनकी जो लागत है, यानी कि ये जिस देश में उत्पादित किए जाते हैं कार्बन गहन, और कार्बन गहन कौन कौन से हैं, सीमेंट है, आयरन है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, उर्वरक है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है। तो इनके उत्पादन में ये जिस देश में उत्पादित किए जा रहे हैं उन पर जो लागत आ रही है और ईयू के भीतर ये आ रहे हैं। अब ईयू के भीतर भी जो उत्पाद उत्पादित हो रहे हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर जो कार्बन गहन उत्पाद हो रहे हैं उन पर जो लागत आ रही है, इन दोनों पर आने वाली लागत को एक समान कार्बन लागत के अधीन कर दिया जाएगा। यही पूरी की पूरी बात को ये राइटर बहुत टफेस्ट भाषा में लिखे हैं। बात यही इतना है कि यूरोपियन यूनियन के भीतर जो उत्पाद उत्पादित हो रहे हैं और जो विभिन्न देशों से उत्पाद आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के भीतर, उन दोनों के मध्य में समान कार्बन लागत के अधीन कर दिया जाएगा, समान कार्बन लागत आएगा, इनके उत्पादन पर जो लागत आएगी वो एक समान रूप से रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो उत्पादन वाहन होगा, यानी कि जो सीबीएम के तहत जो विभिन्न प्रकार के कार्बन इंटेंसिव जो है उत्पाद किए जा रहे हैं, जैसे सीमेंट है, आयरन है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आयात को एटीएस के तहत यूरोपीय संघ के उत्पादकों द्वारा जो वहन की जाने वाली समान आर्थिक लागतों को वहन करना होगा। वही मैंने अभी जो बताया कि दोनों को जो है एक समान आर्थिक लागत वहन करना होगा, अर्थात यूरोपीय संघ के अंदर कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन पर जितना लागत वहाँ के उत्पादकों द्वारा वहन किया जा रहा है उतना ही दूसरे देशों से आयातित कार्बन गहन उद्योगों के उत्पादकों को वहन करना होगा। यानी कि दोनों कंट्रियों में एक तरफ यूरोपियन यूनियन है और दूसरी तरफ वेरियस कंट्रीज हैं, विभिन्न प्रकार के कंट्री हैं। अब दोनों कंट्रियों को अपने कार्बन प्रोडक्शन पर, जो कार्बन गहन उद्योग हैं उन पर जो है समान रूप से आप वहन करिए जितना भी उसको प्रोडक्ट, यानी कि स्टील के उत्पादन में आपको जितना लागत लगाना पड़ रहा है और जितना उस पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होगा उतना ही आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से देश से हो, डेवलपिंग कंट्री हो क्या नहीं हो, और ये भी नहीं देखा जाएगा कि आपके उत्पादन में लागत कैसे आई, इतना मतलब कौन से उपकरणों का प्रयोग करके आपने उत्पादन किया है, ये नहीं जांच की जाएगी। सीधा दोनों को एक समान कर दिया जाएगा। इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास अच्छे खासे उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, उनका जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो कास्टिंग प्राइस होती है, यानी कि अगर वो कोई प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं और उनकी जो लागत आती है वो इंडिया के मुकाबले बहुत कम आती है। क्यों? तकनीकी है, पूंजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं। और भारत और उसके जैसे जो विकासशील देश हैं, इनके अंदर जो उत्पादित होते हैं, चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी उत्पादन हो रहा है, अगर कार्बन गहन सिस्टम है तो उसकी जो लागत आती है वो बहुत बड़ी आती है। तो भारत परेशान किससे है? एक तो लागत हाई है, दूसरा इनकी लागत को कुछ कंसेशन दिया नहीं जा रहा है, और जब ये निर्यात कर रहे हैं तो जो टैक्स लगता है यूरोपियन यूनियन के अंदर, प्रोडक्शन शुल्क जो लगता है, सेम वही शुल्क इंडिया के ऊपर लगा दिया जाएगा। अब इंडिया को लाभ क्या होगा? उसमें कोई छूट दी नहीं जाएगी। तो ये जो दोनों एक समान की बात कर रहा है वो यही है,
और बाकी जो भुगतान की जाने वाली कीमत है ईटीएस के तहत कीमत वाले उत्सर्जन के साप्ताहिक औसत से जुड़ जाएगी। यानी कि ईटीएस के तहत जो कीमत हो रही है उत्सर्जन, जो उत्सर्जन वाली कीमत है वो साप्ताहिक औसत से जोड़ दी जाएगी। हालांकि जहां मूल देश यानी वस्तुओं के उत्पादन देश जहां पर आयातित वस्तुओं का उत्पादन होता है यानी कि जहां भारत है में आयातित उत्पादों के लिए कार्बन मूल्य स्पष्ट रूप से भुगतान किया गया है, वहां कमी का दावा किया जा सकता है। कमी का दावा का मतलब कि जो कैपिटल आई है और जो उत्पादन है उसको बिना जांच के आपने एक समान रूप से दिया है, यह कम है। दूसरा डब्ल्यूटीओ, जो डब्ल्यूटीओ की बात होती है, डब्ल्यूटीओ की निरंतरता क्या है, जो डब्ल्यूटीओ की आधारशिला है वो आधारशिला गैर भेदभाव की है, यानी कि उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। बाकी तो आपको पता ही है कि एक कागजी है, बाकी कितना भेदभाव होता है वो सब जानते हैं। इस प्रकार देशों को उनके मूल देश के यानी कि सबसे पसंदीदा राष्ट्र उपचार के बावजूद समान उत्पादों के समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, और जो विदेशी निर्मित समान उत्पादों को घरेलू उत्पादों राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर राइटर कह क्या रहे हैं कि जो सीबीएम का डिजाइन है, जो सीबीएम डिजाइन किया गया है, पहली चीज़ कि सीबीएम का जो डिजाइन है उसकी उपस्थिति में वो मूल तटस्थ है। सीपीएम का जो डिजाइन है उपस्थिति में मूल तटस्थ है। यह अपने आवेदन में अपर्याप्त कार्बन मूल्य निर्धारण नीति के कारण अथवा कठिन रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को जो आयातकों के अधीन होंगी विभिन्न देशों के सामानों के बीच भेदभाव कर सकती है। अब यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है, अभी जो मैंने बताया कि उत्पादन प्रोडक्शन का लागत यानी कि एक तरीके से सीबीएम के अंतर्गत ये जांच नहीं की जाएगी। यहाँ पर कठिन रिपोर्टिंग लिखा है, कठिन रिपोर्टिंग का मतलब उस चीज़ की गणना नहीं की जाएगी जो गणना उत्पादन लागत में आती है। यानी कि किसी उपकरण के द्वारा जब प्रोडक्शन को उत्पादित किया जाता है तो वहाँ पर उसकी लागत हाई हो जाती है और वही दूसरे जगह पर कम हो जाती है। तो जहाँ पर हाई हो जाती है, जब आप एक समान कर दोगे तो एक समान रूप से आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो इसकी जो गणना है ये गणना नहीं की जा रही है, तो यही यहाँ पर भेदभाव का काम कर रही है। सीबीएम की कमी क्या है, जिन कार्बन गहन उत्पादकों पर सीबीएम लागू है वो समान है या नहीं है, वही मैंने अभी जो समझाया वही बात करी है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो एक समान रूप से है या नहीं है। जबकि जो स्टील उत्पादन है, जहाँ पर स्टील का उत्पादन होता है, स्टील प्रोडक्ट्स हैं दो तरीके से उत्पादित होते हैं। एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इसमें क्या होता है कि कम कार्बन का प्रयोग होता है, कम कार्बन गहन है। और जब स्टील का उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस से किया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। तो इसकी जो जांच की जा रही है वो नहीं है, ये सीबीएम के अंतर्गत नहीं है। स्टील का उत्पादन, स्टील प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन है ये स्टील प्रोडक्ट्स का उत्पादन है, ऐसे उत्पादन होने के नाते जो समान नहीं है, गैर भेदभाव पर नियम ऐसे मामलों पर बहुत कम जो है लागू होंगे। यानी कि जो गैर भेदभाव का तरीका है, गैर भेदभाव तब होगा जब इसकी जांच की जाए और वो लागू होने की संभावना बहुत कम है। तो आपने सीधा सीधा लागू कर दिया कि एक समान रूप से हम टैक्स लगाएंगे। जब आप एक समान रूप से टैक्स लगा दोगे और ये नहीं देखोगे कि कार्बन किस में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, उसको पहले आप जांच करिए, फिर उसके आधार पर जो भी बात निकल करके आएगी वो लागू होगी। उत्पादकों की तुलना के लिए, यानी कि यही राइटर यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है और जो प्रोडक्शन है उसको प्रासंगिक होना चाहिए सीबीएम के अंतर्गत। और टिप्पणीकार क्या कर रहे हैं कि जो टिप्पणीकार हैं वो अपनी सीबीएम को जो है भेदभाव बता रहे हैं कि सीबीएम जो है एक तरीके से भेदभाव करता है। और क्यों भेदभाव करता है, क्योंकि जो सीबीएम का उत्सर्जन के आधार पर ईयू और सीबीएम द्वारा जो कवर किया गया विदेशी उत्पाद है उसके बीच भेदभाव के लिए डब्ल्यूटीओ के कानून का उल्लंघन करता है। वही अभी मैंने जो बताया पूरी बात। हालांकि सीबीएम भले ही भेदभाव है, किंतु गैट जो व्यापार के लिए जो संस्था है, जिसका फुल फॉर्म जिसका जो है फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ये है, तो वहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हालांकि सीबीएम भले ही भेदभाव बता रहे हैं राइटर, किंतु गैट के अनुच्छेद XX यानी कि 20 में दिए गए सामान्य अपवाद खंड के तहत न्याय के लिए दावा किया जा सकता है। कैसे दावा किया जा सकता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं कि उसको दावा कैसे आप कर सकते हैं। इसमें
बात कही जा रही है कि अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत उन देशों के द्वारा किए गए उपायों की अनुमति दी जाती है जो गेट दायित्व का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो गेट एबिलिटीज़ हैं, गेट जो जनरल रूल्स है उसका जो उल्लंघन किए करते हैं, उन देशों के द्वारा उनके उपायों की अनुमति अलाउ है। पहले वे सूचीबद्ध नीतिगत आधारों में से एक के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा यदि वो अनुच्छेद 20 का के परिचयात्मक खंड की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसे चौपाऊ के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 20 में सूचीगत नीतिगत आधारों में से एक के समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, और CBM जो है इसी अंतर्गत आता है। हालांकि यह संदेहास्पद है कि यह चौपाऊ को संतुष्ट करेगा, जिसके लिए अन्य बातों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि देश ऐसे उपायों को लागू नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन देशों के बीच मनमाना या अनुचित भेदभाव होता है, जहां पर पर्यावरण की जो स्थिति है वो समान रूप से स्थिति होती है। तो ये गेट के तहत वहाँ पर जो भी सूची है उसका जो उल्लंघन होता है, और उस उल्लंघन में जो कुछ भी आता है, यानी कि जो देश उसका उल्लंघन किए हैं, जो देश उल्लंघन करके खुद को समान श्रेणी में लाते हैं, और जिन देशों के ऊपर यह आरोप लगता है, तो कुल मिलाकर के वहाँ पर आप ये दावा कर सकते हो। टिप्पणीकार तर्क देते हैं कि CBM केवल स्पष्ट कार्बन कीमत पर विचार करता है, न कि अंतर्निहित लागतों पर। जो CBM की सबसे बड़ी कमी है वो CBM रिलेटेड है अंतर्निहित लागत पर। ये इस पर थिंकिंग नहीं करता, इसको लेकर के नहीं चलता, अंतर्निहित लागतों को नहीं देखता है, केवल और केवल कार्बन प्राइस कितना है उसको देखता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कितना हुआ वो देखेगा, और उसके आधार पर आपके ऊपर सीधा सीधा उसी मात्रा में टैक्स लगा देगा। भारत क्या है, भारत ऑलरेडी परेशान है, वो कि टैक्स लगा देने से और भी ज़्यादा उस पर बर्डन आ गया। गैर मूल्य आधारित लागतों जो कुछ देशों में उत्पन्न होने वाले उत्पादों द्वारा वहन की जाती है, तदनुसार यह मनमाने ढंग से भेदभाव करता है जिन देशों में समान पर्यावरण की स्थितियाँ मौजूद होती हैं। जहाँ पर समान पर्यावरण की स्थितियाँ मजबूत होती हैं वहाँ भी ये मनमाने ढंग से व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि भारत पर्यावरण को लेकर के बहुत सिंसियर है, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क कर रहा है, दुनिया भर का ग्रीन प्रोडक्ट लेकर के चल रहा है, और वहाँ भी आपने वही कंडीशन अपना दिया, वही टैक्स सिस्टम लगा दिया जो आप अपने देश में लगा रहे हो। और जबकि ये पता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके पास इतनी गहन मात्रा में टेक्नोलॉजी और कैपिटल नहीं है, और जबकि आपके पास कैपिटल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तब भी आप इसके बावजूद बिना किसी थिंकिंग के, कंसिडरेबल के, आप उसकी कार्बन कीमत पर विचार करके टैक्स लगा दिए हो। अंत में राइटर कहते हैं कि जो CBM है, इंडिया और EU के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा बन करके आया है, और ये भारत को करना क्या चाहिए कि जो CBM पर लाभ सुरक्षित रखने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। द्विपक्षीय समझौतों के लाभों को अधिकतम करने के लिए भारतीय निर्यातकों के लिए ऑनबोर्डिंग सुरक्षित करना चाहिए। और इसके बाद भी ये राइटर कहते हैं कि इसके बाद भी जो WTO है, WTO की जो संभावना है वो क्या खुली रहती है, यानी कि WTO में अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि उल्लंघन हो रहा है तो आप WTO में जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल था, ये CBM का आर्टिकल था, CBM कैसे वर्क करता है। हालांकि ये जो है बहुत टफेस्ट है, इसको पूरी सिस्टम समझना कि CBM वर्क कैसे करता है, इसको हम एक अलग लेक्चर में, यहाँ पर पेपर के थ्रू नहीं समझा पाएंगे, इसको एक अलग लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये जो CBM है ये कैसे वर्क करेगा, कैसे भारत इस पर इफ़ेक्ट होगा, भारत का जो निर्यात है वो कैसे CBM से प्रभावित होगा। ये एक अलग सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो उसको हम सब्जेक्ट में देखेंगे। तीसरा है आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। अभी क्या हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कही जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और कंप्यूटर से भी एडवांस उसको होने की बात कही जाती है, तो उसके विषय में राइटर कह रहे हैं कि गुड एंड बैड, मतलब कि अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए, जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो AI है, वो जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी AI है जो नया डाटा तैयार कर सकती है, उपभोक्ता के आग्रह पर विषय ला सकती है, छवि ला सकती है, कोड मुहैया करा सकती है, इन सब से आगे भी ये करने में सक्षम है। जो ओपन AI है वो चैट GPT यानी चैट
चैट बाट को लेकर के है, जहाँ पर इंसानी बुद्धिमत्ता की बखूबी नकल की जाती है। पिछले कुछ सालों में जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, वहाँ पर बहुत बड़े डेटा सेट पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पर्याप्त संगणन क्षमता तक उसकी पहुंच हो चुकी है। न्यूरल नेटवर्क समर्थित एआई मॉडलों को अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एंटीबायोटिक और मिश्र धातुओं को ढूंढने के लिए, बुद्धिमत्तापूर्ण मनोरंजन व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बहुत सारी जगह पर इसका यूज किया जाता है। इसके आगे और भी बात है, और वो है कि कई सामान्य कार्यों के लिए, मतलब कि इंसानी के अलावा जो मशीनी वर्क होता है और भी बहुत सारे जो कंप्यूटर से संबंधित वर्क होते हैं, उनमें भी एआई का जो योगदान है वो कम नहीं है, वो भी है। अब यहाँ पर राइटर सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है, कंप्यूटर पहले था, कंप्यूटर के बाद एआई आ गया, लेकिन भैया एआई आप लाए हो, उसकी कमी क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमी है उसके एआई का जो उपयोग है, जैसे कंप्यूटर हैकिंग को लेकर के बात आती है, लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ गया है कंप्यूटर हैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी हैकिंग वाले कर ही लेते हैं। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ भी है, यानी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बैड और गुड इफेक्ट दोनों होते हैं, और गवर्नमेंट को जो वर्क करना होता है वो बैड इफेक्ट को साथ लेकर के चले और गुड इफेक्ट को साथ लेकर के चले, और जो बैड इफेक्ट है उसको कम करे, उसको मिटिगेट करे, उसको ख़त्म करे। तो जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमी है वो झूठा डाटा गढ़ने में है, यानी कि कोई झूठ बात को इस तरीके से दिखा देना कि लोग उसको सच मान लें, और सच जो बात है उसको इस तरीके से दिखा देना कि झूठ मान लें लोग। तो बेईमान लोगों के हाथों में जब ये पड़ जाता है तो वो क्या काम करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग इसी को दिखाते हैं, जो डाटा को झूठा सच झूठा में बदलने के लिए। इससे क्या होता है कि भ्रम भी पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, और ये बेईमान लोगों के हाथों में जो एआई गया है इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है आने वाले समय में। यानी कि राइटर समझा रहे हैं कि जो दुनिया का अस्तित्व मिट सकता है, एक तो परमाणु युद्ध से मिट सकता है, दूसरे महामारी से मिट सकता है, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मिट सकता है, ऐसी भी संभावना है। तो इसको जो है सारे ग्लोबल में वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए इससे बचाने के लिए, यानी कि परमाणु युद्ध, महामारी, एआई, इन सब से बचाने के लिए वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। जो एआई मॉडल की जो आंतरिक कार्यप्रणाली है उसकी रहस्यमयता, मानवीय गरिमा, निजता का सम्मान, झूठी गढ़ी गई सूचनाओं से बचाव, ये सब बेहद गंभीर मसला है एआई को लेकर के। और जो आजकल के एआई मॉडल आ रहे हैं उसमें इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब आंतरिक कार्यप्रणाली की रहस्यमयता, निजता, मानवीय गरिमा, तो इन सब के जो मॉडल हैं उनमें इन सबको ध्यान ही नहीं दिया जाता है, और उससे जो उत्पन्न जोखिम है उसको समझने का कोई भी तरीका नहीं है। दुनिया के लोगों को यहाँ पर राइटर करें कि जो दुनिया में इस तरीके के जो खतरनाक उद्यम आते हैं उस पर एक तरीके से उस पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है, यानी कि खतरनाक उद्यमों पे गवर्नमेंट को, लोगों को एक ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। इंडियन गवर्नमेंट सक्रिय रूप से ओपन सोर्स, इंडियन गवर्नमेंट को करना क्या है, सक्रिय रूप से ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिस्क प्रोफाइल लॉन्च करे, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है उसका जो रिस्क प्रोफाइल होता है उससे रिस्क कैसे बचा जाए, कैसे उसकी संभावना को कम किया जाए, जोखिम को, उसको लॉन्च करें, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। संभावित उच्च जोखिम वाले जो हायर मॉडल होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके परीक्षण के लिए रिसर्च और अनुसंधान वातावरण स्थापित किया जाए। समझने योग्य एआई के विकास को बढ़ावा दिया जाए, एआई को इस हिसाब से आप डेवलप करें कि लोग उसको समझ सकें, एआई के परिदृश्यों को परिभाषित करें, हस्तक्षेप करें जहां पर उसका जोखिम हो रहा है, उस पर सतर्कता से नज़र रखें। इन सबको करते हुए जो आप यदि निष्क्रिय रहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक अच्छा और बेहद बेहतरीन उपयोग हो सकता है, उससे आप ही नहीं पूरे भारत को आप वंचित कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सब करते हुए आप एक अच्छा एआई लेकर के चलें। इसके बाद जो आर्टिकल है वो जीएसटी के ऊपर है। अभी हुआ क्या जीएसटी में कि जो जीएसटी है मई के महीने में वहाँ पर 11.5% की बढ़ोतरी होते हुए 1.57 लाख करोड़ की राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा की गई पूरे मई में। अब इसको लेकर के यहाँ पर और सारे आंकड़े दिए गए हैं, हालांकि वो आंकड़े उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है कि इतना 1.5 लाख करोड़, लगभग 1.57 लाख करोड़ इतना राजस्व मई में इकट्ठा हुआ। ये जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर एक व्यापारिक सकारात्मक रुझान है,
और इसके अलावा जो ESP ग्लोबल परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स है, PMI की इंडेक्स है, उसका जो रुझान आ रहा है कि अभी हाल के महीने में जो ईंधन की बिक्री हुई है वो तेज़ हुई है, थोक आटो की बिक्री है वो तेज़ हुई है। और इसके बावजूद जो राजस्व, लेकिन अभी भी राइटर कह रहे हैं कि जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग GST की चोरी पकड़ने के लिए, फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए विशेष अभियान 2 महीने का चला रखी है। और नई रिटर्न स्क्रूटनी प्रणाली ये लॉन्च की है उच्च राजस्व निहितार्थ वाले मामलों में प्राथमिकता देने के लिए। अगस्त तक जो 5 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार है वहाँ पर चालान को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे टैक्स ट्रेल में संभावित खामियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा जो GST में भी प्रॉब्लम आ रही है, राइटर कह रहे हैं कि सरकार को जो है लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसके पहले इन लोगों को जो है इसके क्लियरिफाइंग जो गेमिंग को लेकर के है उस पर अपना स्पष्ट करें। कैसीनो पर जो है उसकी लेवी पर उसकी स्पष्टता करें। और एक जो स्ट्रक्चर है, यानी कि व्यापक जो अनवाइडली स्ट्रक्चर है उसको फिक्स करने के ऊपर बात करें। और एक जो बोझिल टैक्स सिस्टम है उसके ऊपर उसको सरल भाषा में करने के लिए उस पर वर्क करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपका एडिटोरियल का एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और आप लोग जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम अपनी भाषा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, तब तक के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स।